Yes, very good morning, my dear class. Today you are welcome in the online tutorial of Path Public School. Yes, students, today we will start angle of friction and angle of repose. This is a very important topic, students. What is the angle of friction and what is the angle of repose? This is the hard surface. This is the hard surface. And it is the one object. This is the object whose mass is m and weight is equal to mg. And we know that weight always acts downwards. Always acts downward towards the center of the earth. That is the mg. And its reaction will be R, and this is also known as normal reaction. This is normal reaction. This is the normal reaction. This is the applied force acting on an object. This is the applied force Fa. Opposite to the applied force, there will be the frictional force, which is represented by small f. Applied force, frictional force, reaction, and that is the weight of the object mg. Now you can see normal reaction will balance to this weight and applied force will balance to this friction. At the equilibrium state, this is the resultant. This is the resultant. ये रिजल्टेंट होगा बेटा. ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में आ जाते हैं. नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर जाएगा वेट, अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर जाएगा तुम्हारा ये फ्रिक्शनल फोर्स. जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा. इक्विलिब्रियम स्टेज में मैं जितनी भी बातें करूंगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन का ध्यान रखना. ये जितने भी एंगल बनाए जाते हैं, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे बनाए जाते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि ये जो मेरा अप्लाइड फोर्स है, अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को 0.1 जितना भी इंक्रीज कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. बट ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है. लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम लिमिट आ चुकी होगी इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग. जो ये अप्लाइड फोर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी लिमिट मैक्सिमम है, लेकिन स्टिल इट इज द दिस इज इन इक्विलिब्रियम. ये अभी भी इक्विलिब्रियम में है. बट अगर मैं अपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करता हूं देन डेफिनेटली इट विल मूव टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स. नाउ आफ्टर दैट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. ये अब सबको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे है. इस ब्लॉक ने इसको सरफेस को प्रेस किया होगा और इसने सरफेस ने उसको दोबारा से नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन. अगर मैं दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं तो हाँ, मेन पॉइंट यहाँ पर ये है बेटा, यहाँ पर दो रियल फोर्स हैं और दो एक्चुअल में रियल फोर्सेस हैं और दो यहाँ पर रिएक्शनरी फोर्सेस हैं. तो दो रियल फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो है ये रियल फोर्स है, और एक जो वेट है यहाँ पर mg which is acting downward, तो ये भी रियल फोर्स है. ये दो रियल फोर्सेस हैं. अब दो रिएक्शनरी फोर्स कौन से हैं? वेट का जो रिएक्शनरी फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और हमारे अप्लाइड फोर्स का जो रिएक्शनरी फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो दो रिएक्शनरी फोर्स है और दो यहाँ पर हमारे रियल फोर्सेस हैं. अब दो रिएक्शनरी फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट निकालने की बात करता हूं तो बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज. नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ इट इज अ फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स और देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी. तो तुम देख सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज में कौन सा लॉ लगाओगे यहाँ पर एडिशन के लिए, तो आंसर है यहाँ पर लॉ लगेगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम क्यों लगेगा? क्योंकि वेक्टर कैसे वेक्टर हैं? को इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनका कॉमन पॉइंट सेम है. अगर कॉमन पॉइंट सेम होगा तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा. तो यहाँ पर बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है. पैरेललोग्राम प्रूव किया, ये रिजल्टेंट हो गया जो उसका रिजल्ट आएगा. ठीक है, डायगोनल में रिजल्टेंट मिलेगा ना, तो ठीक है. और ये जो थीटा है बेटा, यहाँ पर इसको मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया है, और ये इस एंगल, इस थीटा को मैंने यहीं पर रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ही क्यों लिया? मैंने फ्रिक्शनल फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में थीटा क्यों नहीं लिया? ये मैं तुम्हें एट लास्ट
बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है, कि यहीं पर थीटा क्यों लिया, यहाँ पर थीटा क्यों नहीं लिया। मैं यहाँ पर भी थीटा ले सकता था बट नहीं लिया। तो इस चीज को प्रैक्टिकल रीजन है, इसका बेसिक रीजन है, तो बाद में समझते हैं इस चीज को। पहले एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं। तो बेटा ये डायग्राम तुम्हें क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कहाँ पर है, ये थीटा तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है ना, ये तो डायरेक्शन होगा इधर, लेकिन दिस इज द मैग्नीट्यूड, तो ये भी मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही होगा। तो इसको मैं Fr लिख सकता हूँ, अगर इतना Fr है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, इतना मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन R। तो ये R है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मुझे टेंजेंट निकालना है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। बेटा अभी हमने लास्ट क्लास में किया था, एक लॉ किया था, थर्ड लॉ फ्रिक्शन का। जो थर्ड लॉ था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको तुमने क्या लिखा था, म्यू R। यहाँ पर म्यू क्या था, म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। तो Fr की जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के प्लेस पर ये म्यू R को पुट कर देते हैं। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा म्यू R डिवाइडेड बाय R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा तुम्हारा न्यू। तो ये जो म्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होती है, तो तुम्हें पता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो थीटा है बेटा, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसको इसके ऊपर चांद तारे चमका लो बेटा, इस पे चांद तारे चमका लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं किसकी, कि हमने ये वाला एंगल यहीं पर क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिया। अब तुम्हें क्या लगता है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अगर तुम फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करते हो, इफ यू विल इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स, देन एंगल शुड आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। तो आंसर है एंगल शुड आल्सो इंक्रीज। अगर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं तुमसे सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ, यहाँ पर उसको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। ये वाला जो डायग्राम है, इसको अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, या फिर मैं इसी में ही थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर देता हूँ। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, मान लो मैंने अपना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ तक बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया, तो मैं कहूँगा मेरा ये एंगल थीटा इंक्रीज होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये एंगल थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अब पैरेललोग्राम तुम्हारा कहाँ तक आएगा, तो आंसर है पैरेललोग्राम मेरा यहाँ तक आएगा। ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो ये रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा। तो देख सकते हो थीटा इंक्रीज हो गया, ठीक है। और नीचे वाला अगर थीटा में ले लेता वो तो डिक्रीज हो गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल इंक्रीज हुआ है, ये वाला, तो आंसर है ये वाला एंगल इंक्रीज हुआ। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज होगा, तो उसके लिए तुम्हें ये जो थीटा है ये तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन में और रिजल्टेंट के बीच में लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट के बीच में नहीं, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में नहीं। तो देख सकते हो एग्जांपल मैंने दिया है, इफ यू विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन थीटा विल आल्सो इंक्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। I hope you got this point. Now come to the angle of repose. बेटा angle of repose क्या होता है, देखो इस चीज को हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, हाँ स्टूडेंट्स, इसके लिए तुम्हें जो नोट्स है वो साथ साथ बना लेने हैं, क्योंकि कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, क्योंकि दो बस डेफिनेशंस ही हैं, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन की और एक एंगल ऑफ रिपोज की, और छोटी छोटी डेरिवेशन है। इसमें मैं तुम्हें क्या ही नोट्स दूंगा, यहीं से तुम्हें अपनी नोटबुक प्रिपेयर करनी है। मैं तुम्हें डेफिनेशन जरूर लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लेंगे एक बारी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज द एंगल मेड बाय resultant of frictional force. It is the angle made by resultant of the frictional force and the normal reaction. मतलब जिनके बीच में तुमने थीटा बनाया, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक समझो और लिख दो अपनी मर्जी से, ठीक है। ये डायग्राम बनाएंगे और ये डेरिवेशन कर देंगे। अब बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की। तो समझते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअल में होता क्या है एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज से ही हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल भी है जो हम फिजिक्स लैब में परफॉर्म करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज से हम अपना ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर बेटा मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान से देखेंगे इसको। ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है सबको, ये एक फ्लैट सरफेस है। इस टाइम इसका
जिस भी सरफेस पे मैंने इसको रखा हुआ है, जिस हार्ड सरफेस पे इसको रखा हुआ है, तो ये उस हार्ड सरफेस के साथ ये वाला सरफेस कोई भी एंगल नहीं बना रहा, जीरो है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इस सरफेस को ऊपर की तरफ उठाता हूँ। जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ उठाया तो मैं क्या देखता हूँ, सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया। मैं और एंगल इंक्रीज करता हूँ, अभी उसने फिर मूव करना स्टार्ट नहीं किया, और एंगल इंक्रीज करता हूँ, नहीं मूव करना स्टार्ट कर रहा, एंगल इंक्रीज करता जा रहा हूँ, क्या हो गया, हो गया मूव। ये तो मूव ही नहीं कर रहा, कमाल हो गई। चलिए लेट्स सी, दोबारा से कोशिश करते हैं। इसका एंगल इंक्रीज करते हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज था इसका। तो आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कि वो एंगल जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दे, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। ऐसा नहीं है कि वो चलना स्टार्ट ही करते, बस अबाउट टू मूव है, कि अगर अब तुम इससे बियॉन्ड जाते हो, इवन 0.1 डिग्री भी बियॉन्ड चले जाते हो, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये एकदम से स्लाइड कर जाएगा। जब तक ये स्लाइड नहीं कर रहा, वो मैक्सिमम एंगल विल बी नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब वो इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे डायग्राम देख के भी तुम बहुत अच्छे से क्लियर समझ सकते हो। ये बेटा एक सरफेस है जिसके साथ दूसरा सरफेस कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा से दिखा दिया, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ रिपोज है कि जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये एंगल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। अब मैंने अगर अल्फा से थोड़ा सा भी 0.1 भी इंक्रीज कर दिया एंगल, देन डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन, ठीक है, ये स्लाइड करेगा। लेकिन इस कंडीशन पर ये स्लाइड नहीं कर रहा, बिल्कुल अबाउट टू स्लाइड, अबाउट टू मूव वाली कंडीशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली कंडीशन है। बार-बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो भी हम काम करते हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में करते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये वाला सेम ऑपरेटर्स तुम्हें लैब में प्रोवाइड होता है। लैब में ये ऑपरेटर्स दिया जाता है, उसके ऊपर यहाँ पर स्केल लगा होता है जिसमें तुम ये अल्फा रीड कर सकते हो। स्केल इन द सेंस डी लगा होता है। डी में अगर तुम कुछ एंगल डी लगाकर ऐसे एंगल चेक करते हो ना, तो यहाँ पर डी लगा होता है, फिक्स किया होता है डी, उसमें तुम एंगल चेक करते हो और एंगल ऑफ रिपोज निकालते हो। तो देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकलेगा। इसमें थोड़ा सा वेक्टर है, मैं तुम्हें इसलिए, अब तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। प्रोजेक्टाइल में भी तुमने देख लिया, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, कि सारा वेक्टर यूज हुआ है, और अब भी वेक्टर यूज हो रहा है, आगे भी +2 में भी वेक्टर ही यूज होता रहेगा। तो अब तुम्हें वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर किसी ने वेक्टर चैप्टर को अच्छे से नहीं किया होगा तो प्लीज गो टू दैट वीडियोस एंड वॉच देम केयरफुली। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कोई भी फोर्स हो तो बच्चा कहाँ गलती करता है। अब तुम्हारे को ये बेटा डायग्राम आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनको अपना एक अच्छा फ्रेंड बना लो, जो बॉयज हैं वो इसको गर्लफ्रेंड बना ले, जो गर्ल्स हैं वो इसको बॉयफ्रेंड बना ले, ठीक है। मतलब यही तुम्हारा प्यार है, यही तुम्हारा सब कुछ है +1 में। तो इसको अच्छे से करो, समझ आ गया। कहीं सोच रहे कि हमारा तो सर ने ब्रेकअप भी करवा दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही तुम्हें काम आने वाला है। जो चीज काम आने वाली होती है वही हमारा फ्रेंड होता है। चलिए, तो ये डायग्राम आज से तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है। इट शुड बी योर लव, यस नाउ, तभी तुम्हें कुछ समझ आना स्टार्ट होगा। अगर ये इसको अगर तुमने एनिमी बना लिया ना, तो तुम्हारी ये पूरी की पूरी +1 खराब कर देगा, ध्यान रखना। इस टाइप के डायग्राम बहुत काम आएंगे। और ये वेक्टर तो बिचौली है, समझना इस चीज को, यस नाउ। अब इसमें मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना बेटा, कि फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा बड़ा हो गया आई थिंक, चलिए कोई बात नहीं, समझ तो लोगे तुम, ऐसे समझते हैं। ये एक सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर दूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन उसके साथ ऐसे टिल्ट नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। मतलब कहने का कि यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, ऑब्जेक्ट टिल्ट हुआ लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ऐसे टिल्ट नहीं हुआ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा स्ट्रेट रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द वेट, mg। जो वेट होता है, डाउनवर्ड फोर्स जिसे तुम बोलते हो, वो हमेशा ऐसे डाउनवर्ड रहता है, स्ट्रेट रहता है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसको तुम्हें मूव नहीं करना, उसको हमेशा ऐसे रखना। ऑब्जेक्ट जितना मर्जी एंगल बना ले, बट तुम्हें उस नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन कह रहा हूं, उस वेट को बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रखना है, ठीक है। उसको ऐसे एंगल नहीं देना। ये पॉइंट हो गया भैया। दूसरा पॉइंट होता है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन का नाम ही क्या है? इस रिएक्शन का नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। अगर
ऑब्जेक्ट ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट टिल्ट होगा तो ये भी टिल्ट होगा, देख सकते हो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो देख सकते हो ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों में एंगल एग्जैक्ट 90 है, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो वेट होता है, जो हमारा W है, mg है, डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, वेट है, वो हमेशा स्ट्रेट रहता है, वो एंगल नहीं बनाएगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो एंगल बनाएगा। क्यों एंगल बनाएगा? क्योंकि तो नॉर्मल है ना, वो तो इस ऑब्जेक्ट के साथ 90 पे रहेगा हमेशा। ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो वो सीधा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जितना एंगल बनाएगा वो उतना ही एंगल बनाएगा। ठीक है बेटा, ये मैथमेटिकल तुम प्रूफ कर सकते हो, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीड नहीं है कि जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब ये क्या है mg cos mg sin, ये देखते हैं एक बार ये क्या चीज है। यहाँ पर जो ये mg है, mg वेट है, वेट इज अ फोर्स और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर बेटा वेट के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स बनते हैं ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर वेट, एक तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये यहाँ पर अल्फा आ जाता है, जितना एंगल यहाँ पर होता है उतना ही एंगल यहाँ पर होता है, और एंगल के साथ वाला कंपोनेंट जो होता है वो कोस होता है। तो एंगल थीटा मत लगाना, जो सा एंगल यहाँ पर तुमने लिया है वही वाला एंगल यहाँ पे लिखेंगे। तो किसका कंपोनेंट बना? तो आंसर है यहाँ पर हमने mg के कंपोनेंट बनाए, वेट के कंपोनेंट बनाए, वेट के कंपोनेंट बनाए, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, ये वाला हमने जो लाइन लगाई है और इसको अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि ये भी अल्फा था, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा वेट था mg, mg के बदले कंपोनेंट mg cos अल्फा। ठीक, mg cos अल्फा के 90 डिग्री पर mg sin अल्फा आ जाएगा। अब तुम क्या देख रहे हो, कंपोनेंट्स बनाते ही तुम्हारा काम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? mg cos अल्फा ने r को बैलेंस कर दिया होगा और mg sin अल्फा ने तुम्हारे फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर दिया होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? mg sin अल्फा एक वो वेट है जिस, ये वो वाला फोर्स है बेटा, देखो वो फोर्स कहां से आ गया? ये mg sin अल्फा फोर्स क्यों है? सर क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, और कुछ ना समझना, ये जरूर समझ लो कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये एक एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। तो अब इसको क्या बोलना है हमने? दिस इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो वेट है, इस वेट को हम फोर्स बोलते हैं। वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वेट इज अ फोर्स, इट्स ऐसे यूनिट इज न्यूटन 2। नाउ इस mg के वेट होने के कारण दो कंपोनेंट बनेंगे, टूट जाएगा, ये अपने दो टुकड़े कर देगा। ठीक है, कौन कौन से दो टुकड़े कर लेगा? एक ये वाला टुकड़ा हो जाएगा, एक ये वाला टुकड़ा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस अल्फा के कारण हो जाएगा mg cos अल्फा। mg cos अल्फा इज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेट, दैट मींस इट इज आल्सो अ फोर्स। ये फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो भी फोर्स होता है, तो इस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर दिया। ठीक है, mg sin अल्फा इज आल्सो अ फोर्स। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सरफेस पे रख के सरफेस को कुछ एंगल से ऊपर की तरफ उठाते हो और वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, तो दैट मींस कोई ना कोई तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को खींचता होगा ना। तुम तो खींच ही नहीं रहे हो, बस ऐसे अपने आप वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग गया, तो वो फोर्स कहां से आएगा? तो आंसर है तब उस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट के वेट के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। वो वेट क्या होता है? वो फोर्स ही होता है। वो एक कंपोनेंट उसको नीचे की तरफ खींच लेता है, तो ये वाला जो वेट का कंपोनेंट है, ये इसको ऐसे स्लाइड कर देगा इधर की तरफ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था फ्रिक्शन का। फर्स्ट लॉ क्या था? कांटेक्ट जो सरफेस होता है, कांटेक्ट सरफेस, उसके अलोंग अगर तुम टेंजेंट लेकर आओगे तो उस डायरेक्शन में तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। बट ध्यान रखना, ऑपोजिट होगा इंटेंशन के। ऑब्जेक्ट की इंटेंशन, ऑब्जेक्ट कहां पे मूव करना चाहता है? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करना चाहता है, तो दैट मींस इंटेंशन क्या है ऑब्जेक्ट के मूव करने की? ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करना चाहता है, तो इंटेंशन के ऑपोजिट तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। ठीक है, बेसिकली तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर होगा, क्योंकि जहाँ पर कांटेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, तो इस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन मैंने डायग्राम में दिखाने के लिए यहाँ बना दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमेशा कांटेक्ट एरिया में ही फ्रिक्शनल फोर्स रहता है। चलिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स को किसने बैलेंस किया? mg sin अल्फा ने। mg sin अल्फा क्या चाहता है? इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना चाहता है। अगर मैं एंगल इंक्रीज कर दूंगा तो mg sin अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा बियॉन्ड दिस लिमिट। इस लिमिट तक ये
नीचे नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट है। चलिए अब देख लो, इनको बैलेंस कर लो। यहाँ लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन चल रहा है तब तक तुम लॉज का यूज कर सकते हो, लॉज ऑफ फ्रिक्शन का, क्योंकि लॉज ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज है। चलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin अल्फा, या mg sin अल्फा। रिएक्शनल फोर्स क्या होगा बेटा, जो रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, mg के। नहीं, अब mg के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर तो रिएक्शन mg के इक्वल था, लेकिन अब तुमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को तो घुमा दिया, mg तो घूम नहीं सकता, mg तो अभी भी नीचे ही रहेगा, ये r ऐसे टिल्ट हो गया। क्यों, ऑब्जेक्ट टिल्ट हो गया। तो अब r को कौन बैलेंस करेगा, तो आंसर है अब r को बैलेंस करेगा mg का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, mg cos अल्फा। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शनल फोर्स को किसने बैलेंस किया, mg sin अल्फा ने, और mg cos अल्फा को किसने बैलेंस किया, r। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा, f/r। बच्चे कहते हैं सर आपने 1 को 2 से किया या 2 को 1 से क्यों नहीं किया। बेटा ध्यान रखना, हमें टेंजेंट बनाना होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर भी तुमने कहाँ से स्टार्ट की थी डेरिवेशन, टेंजेंट थीटा से स्टार्ट की थी। हमारी लाइफ में, हमारे फिजिक्स में टेंजेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। स्लोप भी जब निकालते हैं तो टेंजेंट निकालते हैं, पढ़ चुके हैं हम ग्राफ में भी। तो यहाँ पर भी तुम्हें बेटा टेंजेंट निकालना होगा, तो देख लेना टेंजेंट कैसे आता है। मुझे पता है कि टेंजेंट साइन बाय कोस का। ये स्टूडेंट्स, तो बेटा आई होप कि तुम्हें यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज पर, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की हम बात करते हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के टाइम पर मेरे पास ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये mg sin अल्फा हो जाता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg cos अल्फा हो जाता है। और मैं इसको डिवाइड करूंगा 1/2 से। तो रीजन है कि इसको 1/2 से ही क्यों डिवाइड किया बेटा, तुम चाहो तो इस इक्वेशन को 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ध्यान ये रखना है कि तुम्हें टेंजेंट अल्फा बनाना है। जैसे यहाँ पर टेंजेंट थीटा बनाया था, तो टेंजेंट का बहुत रोल होता है हमारी लाइफ में, इसलिए हमें यहाँ पे टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा बनाना होता है। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे बनेगा, साइन बाय कॉस करके बनेगा। तो वैसे तुम देख लो साइन बाय कॉस करके। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg sin अल्फा डिवाइडेड बाय mg cos अल्फा। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को न्यू r लिख सकते हैं, ये देख सकते हो तुम। इस पे भी चांद तारे चमका लो बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि न्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा आ चुका है, यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा आ गया था। न्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल था, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के। तो इन दोनों से ये पता चलता है कि अगर दोनों ही न्यू के इक्वल हैं, दोनों ही कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा ध्यान रखना, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बहुत आता है पेपर में, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बेसिस पर तुम आगे क्या करोगे, इसके बेसिस पर आप डेरिवेशंस करोगे। तो देखना इसकी डेरिवेशन बहुत अच्छी डेरिवेशंस है, तो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार इसे बेटा इसकी एंगल ऑफ रिपोज की ना डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, सभी बच्चे एक बार एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके नोट्स मैंने लिंक नहीं किए हुए हैं। ठीक है, सो नाउ राइट डाउन द एंगल ऑफ रिपोज। इट इज द मिनिमम एंगल, it is the minimum angle that an inclined plane, it is the minimum angle that an inclined plane, that is the inclined plane, makes with the horizontal at which the body plays, makes with the horizontal at which the body plays just begin to slide down, at which the body plays just begin to slide down, begins to slide down, is not sliding down, नीचे आ नहीं रही है, just about to slide down। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, डेरिवेशन हो गई, कंप्लीट हो गया तुम्हारा यहाँ तक। नाउ we will do next topic in the next lecture, so take care and do your studies honestly and carefully. All the best students for your day ahead.